जब देश में चुनी हुई सरकारें और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब कोई काम नहीं करते जनता के लिए, समाज के लिए, तब कोई ना कोई इसका पीड़ा उठाता है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं अभिषेक निंदस जी के साथ, जिन्होंने एक शुरुआत की मिशन बेरोजगार मुक्त भारत की, जिनका ये कहना है और ये सोचना है कि जितना युवा है उनको रोज़गार मिले और रोज़गार ऐसे मिले कि एक प्रॉपर सिस्टम बैठे जो रोज़गार के युवाओं के रोज़गारों पर ध्यान दे। इनसे हम खास बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं और किस तरह इन्होंने इसकी शुरुआत की, वो इनसे जानते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मिशन बेरोजगार मुक्त भारत की शुरुआत किस तरह आपने की? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम बोलना चाहूँगा, नमस्कार। मिशन बेरोजगार मुक्त भारत एक ऐसा परिकल्पना है जिसकी जो बुनियाद है वो हमारे आज़ादी के दीवानों ने देखी थी जी। लेकिन आज़ादी के 73 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी भारत की आप स्थिति देखिए, दिन पे दिन बेरोजगारी के मामलों में भारत की जो स्थिति है वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। जी। हम जहाँ पे 2010 में खड़े थे, आज उससे काफ़ी पायदान नीचे गिर चुके हैं। हम 45 सालों के बेरोजगारी के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। अब जब ये स्थिति आ गई है भारत की, तो भारत का युवा कहीं ना कहीं अब असहाय महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके पास खाने को नहीं है, कहीं ना कहीं वो अब अच्छी डिग्री ले लेकर भी वो कहीं ना कहीं दर दर भटक रहा है और ऐसा लगता है कि अब देश में अपनी सरकार ना हो बल्कि अंग्रेजों की ही अभी भी हुकूमत हो। जी। अभिषेक जी, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, किस तरीके का आपका पास्ट रहा है, किस तरह आपने इसकी शुरुआत की, पहले मुझे वो बताएं अपने बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, मेरे दादाजी 25 साल मुखिया रहे हैं और जनसेवा में ही उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है। मेरे पापा का भी लगभग वही बैकग्राउंड है, तो मैंने बचपन से ही वो चीज़ें देखी हैं, समाज में लोगों को सेवा करते हुए अपने परिवार वालों को देखा है जी। और यही वजह थी कि मैंने जब अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया तो मैंने क्रिकेट में अपना प्रोफेशन बिल्कुल अलग चुना। क्रिकेट के माध्यम से मैं देश के लिए सेवा करना चाहता था, देश के लिए खेलना चाहता था जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 साल प्रोफेशनल क्रिकेट को देने के बाद, कर्नाटका से झारखंड से खेलने के बाद मुझे शोल्डर इंजरी हुई और मुझे क्रिकेट से दूर होना पड़ गया। जी। उसके बाद मैंने बिहार का, चूँकि मैं मधुबनी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने पटना में एक संगठन की शुरुआत की, नर्व टू सर्व, जिसके माध्यम से हमने पटना के सभी झुग्गियों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। साथ में साथ युवाओं को एक मंच पे लाने की हमारी कोशिश थी, क्योंकि युवा बढ़ चुके हैं, तो ये प्रयास था हमारा। लेकिन क्योंकि सामाजिक संगठन में लोग जुड़ते नहीं हैं, सामाजिक संगठन का एक ऐसा मापदंड बना दिया गया है, लोग राजनीतिक पार्टियों के पीछे भागते हैं, युवाएं झंडे उठाते हैं, इसलिए हमने अब ये तय कर लिया है कि युवा हिंद अधिकार शक्ति के माध्यम से, जो कि एक राजनीतिक पार्टी होने वाली है और देश की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी इस देश की आज़ादी के इतिहास के बाद, जो कि सिर्फ और सिर्फ युवाओं की बात करेगी और युवाओं को 50% भागीदारी, राजनीति में भागीदारी और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए हम लोग काम करने के लिए तैयार। जी। बिहार से आपने इसकी शुरुआत की थी, तो बिहार से दिल्ली तक का सफ़र किस तरह आपने पूरा तय किया और दिल्ली में कितनी आपने जो युवा हैं उनको किस तरह की मदद अभी तक आपने दी है? देखिए, बिहार और दिल्ली दोनों से मेरा रिश्ता रहा है। बिहार से मेरा रिश्ता इसलिए है क्योंकि मैं बिहार का हूँ जी। और बिहार में मैंने इसलिए इसकी शुरुआत की थी। बिहार में काफ़ी काम करने के बाद मैंने दिल्ली में जो बिहारी भाइयों की जो स्थिति है, जो बिहारी जो प्रवासी यहाँ पे रहते हैं, उनकी आप स्थिति देख लीजिए। आज सबसे ज़्यादा पीड़ित वही हैं। उनकी बात हर कोई करता है, लेकिन उनके अधिकारों को, उनके ज़मीन तक, उनके घर तक कोई पहुँचाता नहीं है। तो दिल्ली से इसकी शुरुआत इसलिए करना महत्वपूर्ण था। इसकी 2 वजह है। पहला वजह यह है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा आज कोई अगर रहता है तो बिहारी मजदूर यहाँ पे पसीना बहाते हैं। और दूसरा वजह यह था क्योंकि ये बेरोजगार मुक्त भारत है। मेरा जो मिशन है वो बेरोजगार मुक्त भारत है, बेरोजगार मुक्त बिहार उसी में आ जाएगा। तो बेरोजगार मुक्त भारत जब मैं बोलता हूँ तो इसकी शुरुआत दिल्ली से करना ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि ये पूरे देश की मिशन है और इसमें पूरे देश का युवाओं का सहयोग चाहिए। जी। अभिषेक जी, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे अनेक राज्यों के जो लोग हैं यहाँ पे आकर बसते हैं। सिर्फ वो केवल बिहार नहीं है, इसमें अहमदाबाद, गुजरात के लोग भी हैं, महाराष्ट्र के लोग भी हैं, झारखंड के लोग भी हैं। तो दिल्ली अपने में ही सब है। तो मैं दिल्ली में किस तरह कोई चुनौतीपूर्ण आपको मिली अभी तक, जिस तरह आपने भी सफर तय किया है मिशन बेरोजगार मुक्त भारत को लेके? देखिए, मिशन बेरोजगार मुक्त भारत एक ऐसी परिकल्पना है जिस पे बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है कि क्या इस देश में ये संभव भी है। 73 साल हो गए इस देश को, युवाओं को अधिकार नहीं मिला, बेसिक चीज़ें उनके पास नहीं है। क्या ये संभव है कि मिशन बेरोजगार मुक्त भारत हो जाए? तो जब मैं लोगों को इसकी पूरा रोड मैप देता हूँ, जब मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि ये कैसे संभव है, सिर्फ बातों में संभव नहीं है, मैं उनको पूरी तरह से रोड मैप देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको दिया, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये संभव है, ये इस तरह से किया जा सकता है। लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे। सिर्फ आप ये बोल रहे हो कि मिशन बेरोजगार मुक्त भारत ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लोगों को आप बताओ कि ये ऐसे हो सकता है, और जब लोग समझते हैं चीज़ों को तो फिर वो विश्वास करते हैं कि हाँ ये हो सकता है। जी। आपने रोजगार की बात की है, मैं रोजगार से लेकर ही आपसे सवाल करूँगा।
तो किस तरीके से आप रोजगार जो युवा को दिलवाना चाहते हैं, जो इस टाइम बेरोजगार बैठे हैं, जो जिनको वाकई में कोई रोजगार नहीं मिला अभी तक, तो क्या आपने सोचा हुआ, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, क्या आपने प्लान बनाया इसको लेके? देखिए, ये एक ऐसा मिशन है जिसमें कि एक स्तर पे काम करके हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। इसमें 2 स्तर पे हम काम कर रहे हैं जी। पहला स्तर है सामाजिक स्तर। ठीक है। अब जो युवा अभी काम करने के लायक है लेकिन वो बेरोजगार है, उसके लिए हम स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था करवा रहे हैं अभिषेक नरेंद्र सिंह फाउंडेशन के माध्यम से। ठीक है। सामाजिक स्तर पे जो युवा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास MBA की डिग्री है, जो डिग्री लेके घर बैठ गए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनको हम बिजनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो बिजनेस करें, उनको सपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो सपोर्ट लें और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ये हमारा 2 है सामाजिक स्तर पे। राजनीतिक स्तर पे युवा हिंद अधिकार शक्ति के माध्यम से जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो ये है, सबसे पहला कि सरकार, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। कोरोना समाप्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल को मैंने ऑलरेडी लिख दिया है और मैंने उनसे ये बोला है कि आप एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी फॉर्म करो। जो काम ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो बच्चों को लूटती हैं रोजगार के नाम पे, सरकार क्यों नहीं एक ऐसी संस्था बनाती है जो कि लोगों को रोजगार दे, पारदर्शिता लाए और नौकरी के नाम पे जो मची हुई लूट है उसको खत्म करवाए। इस तरह से हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजनीतिक रूप से भी रोजगार दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं और सामाजिक स्तर पे तो हमारा फाउंडेशन कर ही रहा है। तो क्या लगता है आपको, इस आपकी पूरी प्लानिंग से कितने जो युवा हैं आपके साथ जुड़ रहे हैं या अभी तक जुड़ चुके हैं, जिनको आपने रोजगार दिलाया है, कितने लोगों ने आपकी इस बात को माना है? देखिए, पिछले 3 सालों से मैं युवाओं को रोजगार दिलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिच, अभी जब मैं सामाजिक स्तर पे काम कर रहा था तो मेरा रिच थोड़ा लिमिटेड था। तो जितने लोग हमारे पास पहुंच पाते थे और जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच पाती थी, उतने लोगों को मैं बुलाता था, उनको मैं अलग अलग कंपनियों के माध्यम से उनको रोजगार दिलवाता था। लेकिन समस्या मुझे तब पता चली जब मैंने देखा कि रोजगार की कमी नहीं है, हमारे पास नौकरियों की लिस्ट होती थी लेकिन उस लायक युवा नहीं होते थे। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, फिर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँगा, वो कहीं ना कहीं हमें रीडिंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है जो कि कहीं ना कहीं हमें डिग्री के लिए तो पढ़ाता है, लेकिन जो स्किल है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। और आज का बड़े बड़े कंपनियों के जॉब देख लीजिए, वो सब स्किल बेस्ड है, डिग्री बेस्ड नहीं है। इसीलिए लोग कहीं ना कहीं जॉब के लिए आज भटक रहे हैं। अभिषेक जी, दिल्ली शहर में आप रहते हैं, दिल्ली शहर में आपने मिशन बेरोजगार मुक्त भारत की शुरुआत भी की है। दिल्ली में काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पर काम भी करती हैं, शिक्षा प्रदान करने में, रोजगार प्रदान करने में, पर कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है, कई संस्थाएं आती हैं, सिर्फ एक उनका जरिया पैसा कमाने का होता है और वहाँ पर वो गायब हो जाती हैं। ऐसा भी कई आंकड़े सामने आए हैं। तो क्या मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी आपके दर्शक इस न्यूज़ को, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके सामने अपनी बात रखें इसको लेके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो संस्थाएं जॉब दिलवाती हैं या जो ये दावा करती हैं कि मैं जॉब दिलवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो संस्थाएं पैसा लेती हैं, जॉब के नाम पे पैसा लेती हैं। या तो वो सामाजिक संस्थाएं होती हैं या तो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। वो दोनों संस्थाएं नहीं हो सकती। वो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि राजनीतिक स्तर पे भी लड़ाई लड़ रहा हो, सामाजिक स्तर पे भी लड़ाई लड़ रहा हो। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो पैसे कमाने के इरादे से नौकरियों के नाम पे वो लोगों को लूटते हैं। लेकिन हमने बिल्कुल ही पैसे का कहीं जिक्र ही नहीं होता। आज भी हमारे पास युवा आते हैं, हमने पार्टी में एक जॉब सेल बना दिया है, जिस जॉब सेल के माध्यम से हमें जहाँ तक संभव होता है हमसे, हम उन्हें फ्री में दिलवाते हैं जॉब। ठीक है, तो हम दोनों स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी प्राइवेट है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही काम करता है, राजनीतिक स्तर पर बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है, उसे युवाओं के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। ये डिफरेंस है। कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी प्रयास आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चे की बात जरूर आती है, क्योंकि बिना खर्च के कोई काम नहीं होता। आप कहीं घूमने जाते हैं तब भी आपको खर्चा बिल्कुल चाहिए होता है। तो अभी तक का अगर मैं आपकी बात करूँ फंडिंग वगैरह को लेके, आपके खर्चों को लेके, तो किस तरीके से आप उस पर काम कर रहे हैं और क्या आपका एक प्लान है फंडिंग को लेके? बहुत ही अच्छा सवाल था जितेश जी आपका। फंडिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और फंडिंग का देखा जाए तो शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है जी। जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो तब भले ही लोग, समाज के लोग आपको मदद करेंगे, लेकिन अभी जब शुरुआत है हमारे साथ समस्याएं आती हैं फंडिंग को लेके। लेकिन हम अपने स्तर से लोगों से, जो आसपास के लोग हैं जिनको ऑलरेडी मदद हो चुकी है या जो हमारी संस्था को जानते हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पे हम सब मिल के कंट्रीब्यूट करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे युवाएं जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी पार्टी बड़े स्तर पे जाएगी, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमारे साथ फंडिंग की भी हमारी जो समस्या है वो जनता कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जो इरादा है, जो हमारा मुद्दा है, वो बहुत ही बड़ा है, जो मिशन है वो बहुत ही बड़ा है। अभिषेक जी, काफ़ी पार्टियाँ आती हैं, बड़े बड़े वादे भी करती है जब चुनाव उनका होता है, कई ऐसे ऐसे वादे करती हैं जो चुनाव के बाद भूल ही जाती है वो वादे थे या नहीं थे। आपने भी एक पार्टी को भी आप लाने वाले हैं, अगस्त महीने में आपकी वो पार्टी आ जाएगी। तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्या उद्देश्य है आपका पार्टी बनाने का? क्या आपकी भी पार्टी वही होगी जो पुरानी पार्टियाँ हैं, या इस पार्टी में कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी सभी समाज के लोगों के लिए? देखिए, जब आप
सभी पार्टियों से की कंपैरिजन करेंगे, जब सभी पार्टियों की, तो सभी पार्टी में एक चीज़ कॉमन है, युवा की बात हर कोई करता है जी लेकिन युवाओं को मौका कोई नहीं देता। जी हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े, हर क्षेत्र में कोई भी नई कंपनी बनती है युवा को ढूंढती है, लेकिन जब बात राजनीति की आती है जी तो हम युवा को भूल ही जाते हैं। हमारे संसद को आप देखिए, हमारे विधानसभा को देखिए, 7 से 8% रिप्रेजेंटेशन युवाओं का है। जी अगर जिस देश की में 70% 80% युवा हैं, उस देश में अगर 8% सांसद का रिप्रेजेंटेशन हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि युवाओं को यहाँ पे राजनीतिक तौर पे कितना मौका दिया जाता है। चलिए अभिषेक जी, अंत में अपने सभी दर्शकों के लिए जो इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं, और उन सब के लिए क्या कहना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो आपसे जुड़ सके, आपके साथ काम कर सके, और वो लोग जो बेरोजगार बैठे हैं वो किस तरह आपसे मदद ले सके, उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से, जितेश जी, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग है उसे अब जागने की ज़रूरत है। जी अभी देख रहे हैं आप, कोरोना की स्थिति है, इसमें मुझे 2 मिनट समय चाहिए होगा। जी कोरोना का जो स्थिति है उसने देश को एक्सपोज कर दिया है। जी आज 73 साल के बाद, आज़ादी के 73 साल हो गए, हम इतने भी सक्षम नहीं हैं कि हम 3 महीने अपने नागरिकों को खाना खिला सकें। हम इतने भी सक्षम नहीं हैं कि हम 3 महीने अपने नागरिकों को 3 महीने में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। जी ये हमारी असलियत है। हम गर्व तो करते हैं भारत पे, लेकिन हम जब असलियत हम देखते हैं तो हमें शर्म भी उतनी ही आती है। हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, युवाओं को ये चीज़ समझना पड़ेगा। आज देश में 70% से ज़्यादा युवा हैं, सबसे ज़्यादा युवा देश है हमारा पूरे विश्व में। तो आज युवाओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। युवाएं जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जब वो अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। 70 सालों में हमने सब चीज़ बूढ़ों पे छोड़ दिया है, हमने वयस्कों पे छोड़ दिया है, हम बस अपनी निजी ज़िंदगी में मशगूल होते हैं। तो मैं युवाओं से इतना ही कहूँगा कि जब इश्क और इनकलाब का अंजाम दोनों का एक ही हो तो क्यों ना रांझा बनने के बजाय भगत सिंह बना जाए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी, टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने जिस तरीके से इन्होंने पहल की है युवाओं को लेकर, युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर, इनकी पहल को दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस भी सलाम करता है। हम चाहते हैं कि ये जिस तरह समाज में बेरोजगारी को हटाने के लिए एक नया कदम उठा के लाए हैं, वो कदम कामयाबी की ओर बढ़े, और जितने भी बेरोजगार लोग बैठे, जितने भी युवा बेरोजगार बैठे हैं, वो इनसे मिलकर मदद ले सकते हैं। फिलहाल इस विषय में इतना ही, आगे देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।